हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य बना भारत। OECD के मुख्यालय में बनेगा इसका सचिवालय। AI में थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच के गैप को भरना है मकसद। यूके ने किया कोविड-19 के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन के कारगर होने का दावा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों में 1/3 तक मौतों में लाई जा सकती है कमी। एक स्टेरॉयड है डेक्सामेथासोन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 हुई जारी। FDI के जरिए निवेश पाने वाले देशों में 9वें स्थान पर भारत। अंकटाड जारी करता है रिपोर्ट। आज से शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मूल स्थानों को लौटे प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा काम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में होगी लॉन्चिंग। और लोनार झील का पानी हुआ गुलाबी। रिसर्च के लिए भेजा गया सैंपल। उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी थी झील। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहल GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संस्थापक सदस्य के तौर पर ज्वाइन किया है। इसके अन्य संस्थापक सदस्य हैं USA, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको और स्लोवानिया। यह पहल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और ह्यूमन सेंट्रिक विकास में मददगार साबित होगी। इसका मकसद AI में थियरी और प्रैक्टिकल के बीच के गैप को भरना है। साथ ही वर्तमान वैश्विक आपदा कोविड-19 का सामना करने के लिए AI के प्रयोग के लिए रणनीतियों पर काम करना भी इसका मकसद है। इसका सचिवालय OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुख्यालय में होगा। AI का मोटे तौर पर अर्थ है मशीनों में कृत्रिम तरीके से इंसानी बुद्धिमत्ता विकसित करना। 2018 में नीति आयोग ने AI पर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक पेपर जारी किया था। इधर यूके के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के इलाज के रूप में डेक्सामेथासोन के कारगर होने का दावा किया है। उनके मुताबिक डेक्सामेथासोन द्वारा अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार मरीजों में 1/3 तक मौतें कम की जा सकती हैं। इस दवा के इस्तेमाल से ब्रीदिंग मशीनों के साथ उपचार की जरूरत वाले रोगियों में 35% तक मृत्यु दर कम हुई, जबकि केवल सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों में 20% तक मौत में कमी आई। हालांकि यह कम बीमार रोगियों के ऊपर ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है। यह दवा काफी सस्ती है, इस वजह से इसे दुनिया भर में जान बचाने के लिए तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा को ओरली या इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। आपको बता दें कि यह वही अध्ययन है जिसमें बताया गया था कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस में कारगर नहीं है। ICMR ने पहले सीरो सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। सर्वे में बताया गया है कि देश में कोविड-19 कम्युनिटी ट्रांसमिशन चरण में नहीं है। सर्वे के मुताबिक अर्बन स्लम में महामारी फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। ICMR ने पहला सर्वे मई में किया था। सर्वे में जिलों को 4 समूहों 0 केसेस, लो इंसिडेंस, मीडियम इंसिडेंस और हाई इंसिडेंस में बांटा गया। सर्वे के लिए प्रत्येक समूह से कम 15 जिलों को लिया गया और प्रत्येक चुने गए जिलों में से कम 400 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए। ICMR के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रसार का जोखिम 1.09 गुना अधिक और अर्बन स्लम्स में 1.89 गुना अधिक है। हालांकि संक्रमण की फैटेलिटी दर 0.08% है। सीरो सर्वेक्षण अध्ययन के 2 हिस्से हैं। पहले में सामान्य आबादी में संक्रमित लोगों का अनुमान लगाना था, जो कि पूरा हो चुका है। दूसरा है हॉटस्पॉट शहरों के कंटेनमेंट क्षेत्रों में संक्रमित आबादी का अनुमान लगाने का कार्य, जो कि पूरा होने वाला है। सीरो सर्वेक्षण में सामान्य आबादी का IgG एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। अगर व्यक्ति का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो माना जाता है कि वह कोविड-19 के संक्रमण से गुजर चुका है। बीते दिनों जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने पोलर मून एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में जानकारी साझा की। यह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और जाक्सा द्वारा विकसित किया जा रहा ज्वाइंट मिशन है।
मिशन को 2023 में जापान से लॉन्च किया जाना अनुमानित है। इस मिशन की परिकल्पना 2017 में की गई, जिसके बाद इस पर दोनों देशों के मध्य सहमति बनती गई। इसमें चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश में पड़ने वाले हिस्से में लैंडर और रोवर को उतारा जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की संभावना है, इन सीटू अध्ययन करके पानी की मात्रा, वितरण और अन्य जानकारी इकट्ठा करना होगा। इसके अलावा चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में भविष्य के मिशनों के लिए तकनीक के विकास का अध्ययन भी इस मिशन में किया जाएगा। इस मिशन में जाक्सा लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर को विकसित कर रहा है, जबकि इसरो लैंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। अंकटाड यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। भारत एफडीआई के जरिए सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले देशों में 9वें स्थान पर रहा है। 2019 में भारत ने $51 बिलियन का निवेश प्राप्त किया, जबकि साल 2018 में $42 बिलियन निवेश प्राप्त करने के साथ भारत 12वें स्थान पर था। अब जबकि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एफडीआई के जरिए होने वाले निवेश में भी कमी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत निवेशकों के लिए एक बड़ा बाजार है और यह निवेश को आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में निवेशकों ने $650 मिलियन की डील की है। इसकी वजह भारत में डिजिटल सेक्टर में हो रही वृद्धि मानी जा रही है। वहीं अंकटाड एक स्थायी अंतर सरकारीय निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अपने वायदे के मुताबिक केंद्र सरकार 20 जून यानी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज इस अभियान को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च करने जा रहे हैं। सरकार ग्रामीणों के काम के लिए इस बड़े अभियान को इसलिए लॉन्च कर रही है ताकि अपने मूल स्थानों पर लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण जनता को उनके जीवन यापन के लिए काम के अवसर दिए जा सकें। प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान को बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार से लॉन्च करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव भी कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड पर चलाया जाएगा। इसमें 25 अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों के क्रियान्वयन को शामिल किया जाएगा ताकि एक तरफ प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलता रहे और दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास भी हो सके। अभियान में 50,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों के 25,000 से ज्यादा लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को इसके लिए चुना गया है। इनमें देश के 27 महत्वाकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस अभियान में केंद्र सरकार के 12 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों का समन्वय होगा, जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, टेलीकॉम और कृषि। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था की गति धीमी है, भारत के लिए एक अच्छी खबर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 बिलियन के पार पहुंच गया है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। इस वृद्धि के पीछे का कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए होने वाले निवेश में आई तेजी को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि मार्च 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $5.8 बिलियन था। विदेशी मुद्रा भंडार ऐसी जरूरी संपत्ति है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में रिजर्व के तौर पर रखा जाता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, SDR यानी विशेष आहरण अधिकार और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति को शामिल किया जाता है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 4.5 साल में पहली बार डिफ्लेशनरी जोन में दाखिल हुआ है। इकोनॉमी में सुस्त डिमांड के चलते मई महीने में WPI में 3.2% की गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह कोविड-19 महामारी के चलते मांग में आई कमी, वैश्विक स्तर पर तेल के दाम में गिरावट आदि को माना जा रहा है। हालांकि CPI फूड इन्फ्लेशन में लॉकडाउन के दौरान वृद्धि देखी गई, पर इसका असर कुछ समय में रिटेल इन्फ्लेशन में भी देखने को मिलेगा। WPI में थोक व्यापार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसमें सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं रखा जाता।
इसके अलावा WPI में खाद्य सामग्रियों का वेटेज CPI की तुलना में कम होता है। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को मापा जाता है। CPI को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में RBI ने भारत में वाणिज्यिक बैंकों में गवर्नेंस पर एक डिस्कशन पेपर जारी किया। इस डिस्कशन पेपर का उद्देश्य मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के समान बनाना है। इसमें RBI ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मजबूत करने की बात रखी है। संगठन की संस्कृति और मूल्यों के निर्धारण, हितों के टकराव की पहचान और उनके प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधन की पर्यवेक्षी निगरानी यानी सुपरवाइजरी ओवरसाइट में सुधार के मद्देनजर यह कदम अहम हो सकता है। RBI ने डिस्कशन पेपर में व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और WTD यानी होल टाइम डायरेक्टर्स के कार्यकाल को प्रमोटर समूह के सदस्य के लिए 10 वर्ष तक और पेशेवर प्रबंधन से संबंधित व्यक्ति के लिए 15 वर्ष तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही यह भी प्रस्तावित किया है कि बैंक के निदेशक मंडल में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 15 निदेशक हों। इसमें बहुमत स्वतंत्र निदेशकों का होगा। RBI के प्रस्ताव में कहा गया है कि बैंकों के CEO और WTDs के लिए ऊपरी आयु सीमा 70 साल होनी चाहिए। 70 साल की सीमा के भीतर किसी बैंक का बोर्ड आंतरिक नीति के रूप में CEO और WTD के लिए और कम आयु सीमा निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड के सदस्यों को किसी अन्य बैंक के बोर्ड, RBI, संसद, राज्य विधानमंडल, नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए। RBI के अनुसार बैंकिंग कंपनी के बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जिनके पास अकाउंटेंसी, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और व्यवसाय प्रबंधन में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी होने की चर्चा सुर्खियों में है। इस झील के पानी के रंग में यह बदलाव स्थानीय निवासियों और वैज्ञानिक समुदाय सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद से ही विशेषज्ञों की तरफ से इस बदलाव के पीछे के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कारण ड्यूनेलिला एल्गी के हेलो बैक्टीरिया के साथ मिक्स होने को बताया जा रहा है। इससे बीटा कैरोटीन पिगमेंट बनता है जिससे पानी का रंग गुलाबी हो गया होगा। फिलहाल पानी का सैंपल नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया है। आपको बता दें कि लोनार झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। खारे पानी के इस क्रेटर लेक को जियो हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। इस झील का जिक्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण और आईने अकबरी में भी मिलता है। जियो हेरिटेज शब्द का इस्तेमाल उन जियोलॉजिकल फीचर्स के लिए किया जाता है जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हों, पृथ्वी विज्ञान में पृथ्वी के विकास या इतिहास की जानकारी देते हों या शिक्षा के लिए उनका उपयोग किया जा सकता हो। 17 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया गया। 2020 के लिए इस खास दिन की थीम सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ रखी गई। इस मौके पर कई वन्य जीव जानकारों ने मगरमच्छ और इंसानों के बीच होने वाले संघर्ष पर अपनी राय दी। जानकारों का मानना है कि इस संघर्ष को रोकने का एकमात्र उपाय मगरमच्छों को मारना नहीं हो सकता। दरअसल यह मामला तब सामने आया है जब देश के अलग अलग इलाकों में मानव मगरमच्छ संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई हैं। भारत में कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां इस तरह के संघर्ष के मामले सामने आते रहते हैं। इनमें शामिल हैं गुजरात का बड़ोदरा, राजस्थान का कोटा, ओडिशा का भीतरकणिका और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इस तरह के संघर्षों से निपटने के लिए कुछ सालों पहले केंद्र सरकार के वन विभाग ने ही मगरमच्छों को मारने की सिफारिश की थी। जानकारों का कहना है कि जिस तरह ये प्रजातियां सिकुड़ रही हैं, ऐसे में उन्हें केवल मारना सही विकल्प नहीं है और यह स्थायी समाधान भी नहीं है। हमें दिगलीपुर से कैंपबेल खाड़ी तक एक सर्वे करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या की स्थिति को भी आंकना होगा। इन वन्य जीवों के शरीर पर जियो टैग लगाने चाहिए ताकि इनकी निगरानी हो सके कि वे कब मानव आवास में प्रवेश करते हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं।
मगर या दलदली मगरमच्छ, ज्वारनदमुख या लवण जल मगरमच्छ और घड़ियाल। इनमें मगर सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में भी यह प्रजाति बड़ी संख्या में पाई जाती है। IUCN ने इस प्रजाति को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। घड़ियाल की बात करें तो ये खासकर हिमालयी नदियों में पाए जाते हैं। चंबल नदी इनका प्राकृतिक आवास है। यहाँ चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी है। IUCN ने घड़ियाल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। लवणजल मगरमच्छ बड़ी संख्या में ओडिशा के भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इन्हें भोजन के रूप में मानव को अपना आहार बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन घड़ियाल इनके मुकाबले कम हानिकारक होते हैं। वे मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं। मगरमच्छ की तीनों ही प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं। बीते 9 जून को कोरल ट्रायंगल डे का आयोजन किया गया। कोरल ट्रायंगल दुनिया की मरीन बायोडायवर्सिटी का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर मछलियों की 6000 से ज्यादा प्रजातियां और दुनिया भर के कोरल्स की 76% प्रजातियां पाई जाती हैं। 130 मिलियन से अधिक लोग प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ के प्राकृतिक समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 6 देशों का सागरीय क्षेत्र शामिल है। इन देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। कोरल ट्रायंगल पृथ्वी पर 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है। अन्य 2 कांगो बेसिन और अमेजन वर्षावन हैं। कोरल ट्रायंगल का क्षेत्र कई तरह के खतरों का सामना भी कर रहा है। इनमें ओवरफिशिंग, असतत पर्यटन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन शामिल है। इधर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक यदि सबसे बुरी स्थिति आती है तो 1976 से 2005 की तुलना में इस सदी के अंत तक भारत में सतही हवा का औसत तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बुरी स्थिति को RCP यानी रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे के जरिए परिभाषित किया गया है। इसमें वायुमंडल में बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण रेडिएटिव फोर्सिंग को 8.5 वॉट प्रति वर्ग मीटर मानकर गणना की गई है। अगर यह 4.5 वॉट प्रति वर्ग मीटर रहे तो तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। RCP एक निश्चित टाइम फ्रेम में बनने वाली स्थिति की बात करता है। आमतौर पर RCP में 2100 तक बनने वाली स्थितियों को रखा जाता है। एक्सटेंडेड कंसंट्रेशन पाथवेज में 2100 से 2500 के बीच बनने वाली स्थितियों को रखा जाता है। रेडिएटिव फोर्सिंग या क्लाइमेट फोर्सिंग पृथ्वी द्वारा सूर्य की अवशोषित ऊर्जा और वापस अंतरिक्ष में भेजी गई ऊर्जा का अंतर होता है। इसके अलावा रिपोर्ट में वर्ष 2100 तक रेनफॉल में 14% के बदलाव की बात की गई है। यह साफ नहीं है कि यह बदलाव गिरावट या बढ़ोतरी किस रूप में होगा। बीते दिनों अमेरिका ने ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर आर्थिक और कानूनी आपत्ति दर्ज की है। दरअसल मार्च में ICC ने अमेरिका सहित सभी पक्षों द्वारा अफगानिस्तान में किए गए युद्ध अपराधों की जांच का निर्णय लिया था। अमेरिका ने कहा है कि वह युद्ध अपराधों की जांच में शामिल ICC अधिकारियों को देश में प्रवेश की मंजूरी नहीं देगा और तो और ICC के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने की जांच भी शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि ICC को 2002 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य मकसद युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून लागू करना था। ICC रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा गवर्न होता है। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। ICC अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर होने वाले गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों की जांच करता है। इसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध आदि शामिल हैं। 1998 रोम स्टैट्यूट को 120 देशों द्वारा अपनाया गया था। भारत ICC का सदस्य नहीं है। इसने रोम स्टैट्यूट को न तो साइन ही किया है और न ही रेटिफाई किया है। ICC संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग बनाकर रखता है। बीते दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने की सिफारिश पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। यह रिपोर्ट UPR यानी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रक्रिया का हिस्सा है।
यूपीआर में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में मानवाधिकारों का जायजा लिया जाता है। रिपोर्ट में यूपीआर वर्किंग ग्रुप की 152 सिफारिशों को रिव्यू किया गया है, जिन्हें भारत सरकार ने सितंबर 2017 में स्वीकार किया था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अन्य अधिकारों की तरह सार्वभौमिक और बिना शर्त होती है। इसमें सिर्फ नागरिक होने के नाते व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधारभूत आय के अधिकार को महत्व मिलता है। 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यूबीआई को एक चैप्टर में कवर किया गया था। इसमें यूबीआई के समर्थन में कई बिंदुओं पर बात की गई थी। मसलन इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को देश की संपत्ति में अपने हिस्से का मालिकाना हक मिलेगा। इससे जहां गरीबी में कमी आने की उम्मीद है, वहीं परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा इस आय को गैर जरूरी गतिविधियों में खर्च करने की आशंका भी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। इस साल 10 अलग अलग कैटेगरी में संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। पहली बार डेंटल कॉलेज को भी अलग कैटेगरी में रखकर इन्हें रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस साल की ओवरऑल NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास उच्च शिक्षण संस्थान में पहले पायदान पर रहा, जबकि IISc बेंगलुरु को दूसरा और IIT दिल्ली को तीसरा स्थान मिला। विश्वविद्यालयों की कैटेगरी में IISc बेंगलुरु पहले, JNU दूसरे और BHU तीसरे पायदान पर रहा। मिरांडा हाउस को कॉलेज की कैटेगरी में पहली रैंक मिली, तो वहीं इंजीनियरिंग संस्थान में IIT मद्रास पहले पायदान पर रहा। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। NIRF के अनुसार नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कानून की पढ़ाई के लिए, जबकि IIT खड़गपुर आर्किटेक्चर के अध्ययन के लिए देश का सबसे अच्छा संस्थान है। मेडिकल शिक्षा में एम्स दिल्ली पहले स्थान पर है। वहीं फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इस साल से शुरू हुई डेंटल कैटेगरी में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज को पहला स्थान मिला है। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को 2015 में लॉन्च किया गया। यह देश भर में संस्थानों की रैंकिंग के लिए कार्यप्रणाली तैयार करता है। रैंकिंग के लिए बने पैरामीटर मुख्य रूप से टीचिंग, लर्निंग और संसाधन, अनुसंधान और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, स्नातक आउटकम्स, आउटरीच और इंक्लूसिविटी और परसेप्शन को कवर करते हैं। आउटरीच और इंक्लूसिविटी को देश में शिक्षा के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है। इसमें संस्थानों का आकलन लैंगिक, भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विविधता एवं विकलांग छात्रों की संस्था में स्थिति के आधार पर किया जाता है। आइए अब नए सेक्शन मैपिंग के सेक्शन पर नजर डालते हैं और देखते हैं क्या है इसमें आज खास। यूएसए उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको से सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको स्थित है। नियाग्रा वाटरफॉल यूएसए के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो के बीच स्थित है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश या द 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा बनाता है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। रॉकी माउंटेन्स का विस्तार उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यूएसए और कनाडा में है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इनमें से मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में, जबकि अन्य झीलों का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों में है। सुपीरियर दुनिया भर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यूएसए की फेमस सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को शहर के दक्षिण में स्थित है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध शहर डेट्रॉइट मिशिगन राज्य में है। मिनियापोलिस सिटी, जहां हाल ही में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई, यूएसए के मिनीसोटा राज्य में स्थित है। इस नस्ल भेदपूर्ण हत्या की वजह से बड़ी संख्या में अमेरिकी जनता में रोष देखा गया। बात करते हैं न्यूज मैप की, तो आज का हमारा मैप न्यूजीलैंड से संबंधित है। कोविड-19 फ्री होने की घोषणा करने के बाद से यह देश खबरों में है। आपको न्यूजीलैंड से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में इससे जुड़ी जानकारियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। ब्रिटेन ने एविएशन एमिशंस को कम करने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है। वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों का 2% से अधिक उत्सर्जन एविएशन एमिशंस के कारण होता है। 2005 के बाद से यह 70% तक बढ़ गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि अगर इन्हें कम करने के उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक इसमें और 300% की वृद्धि हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका की सुनवाई पर केंद्र और बीमा नियामक IRDAI को नोटिस जारी किया है। याचिका में बीमा कंपनियों द्वारा मानसिक बीमारी के लिए बीमा नहीं किए जाने और IRDA द्वारा इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिए जाने की बात कही गई है। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की धारा 21(4) में मानसिक बीमारी को बीमा नीतियों में शामिल करने की बात लिखी गई है, लेकिन इसका पालन अभी तक नहीं किया गया है। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5वें प्रकार के पदार्थ यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाने के अपने प्रयोग के पहले परिणाम को जारी किया है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने जानकारी दी थी। पदार्थ की इस स्थिति में प्रत्येक परमाणु अपना निजी गुण छोड़ देता है। इससे शोधकर्ताओं को क्वांटम वर्ल्ड का अध्ययन करना आसान हो जाता है। हालांकि पृथ्वी पर इसे बनाने में सफलता तो मिली है, पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सेकंड के कुछ हिस्से तक भी नहीं टिक पाता। इसीलिए इसे स्पेस स्टेशन पर बनाने की शुरुआत की गई, जहां गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होगा। भारत ने अपना पहला गैस एक्सचेंज IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया। IGX से नेचुरल गैस के सही मूल्य के निर्धारण की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को भी बढ़ाएगा। IGX के डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नेचुरल गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में व्यापार करने की अनुमति रहेगी। यह अनुमति गुजरात के दहेज और हजीरा और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयातित नेचुरल गैस के लिए दी गई है। हाल ही में नासा ने एजेंसी के गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के शुरुआती क्रू मॉड्यूल के लिए अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। नासा ने 2026 तक गेटवे के पूरा होने का लक्ष्य रखा है। गेटवे एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा और बाद में मंगल के अभियानों में सहायता मिलेगी। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अस्थायी कार्यालय और लिविंग क्वार्टर के रूप में काम करेगा। यह पृथ्वी से लगभग 2,50,000 मील की दूरी पर रहेगा। इसमें किसी दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए डॉकिंग पोर्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीनेटल से संबंधित केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल अप्रैल में केंद्र सरकार ने प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम 1994 के प्रावधानों को निलंबित कर दिया था। केंद्र ने कोविड-19 महामारी से आए स्वास्थ्य आपातकाल को इसकी वजह बताया है। इस अधिनियम के मुताबिक डॉक्टरों को प्रीनेटल परीक्षणों की रिपोर्ट देना अनिवार्य था। कुछ विशेषज्ञों ने इसके निलंबन से कन्या भ्रूण हत्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी केवल कुछ कड़े रिपोर्टिंग प्रावधानों में 30 जून तक के लिए छूट दी गई है। साथ ही डायग्नोस्टिक केंद्रों को इसके सभी परीक्षणों का रिकॉर्ड बनाकर अपने पास रखना आवश्यक है। भारत ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने की चीन की मांग को खारिज कर दिया है। भारत चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना जारी रखेगा। इससे चीन से आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने में आसानी होगी। यदि कोई कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात करती है या फिर कोई उत्पाद निर्यात किए जाने वाले देश के स्थानीय उद्योग को प्रभावित करता है तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजार की मांग के आधार पर होता है। इसमें देश के सरकार का कोई दखल नहीं होता।
जल्द ही स्लोवेनिया के प्रसिद्ध पोस्टोजना गुफाओं में आने वाले पर्यटक 3 बेहद दुर्लभ जलीय जीवों को देख पाएंगे। इन्हें बेबी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऑफिशियली इन्हें ओल्म्स कहा जाता है। ये हल्के गुलाबी ईल जैसे जीव पूरी तरह से अंधे होते हैं। अक्सर इन्हें लंबे पतले शरीर और 4 पैरों के कारण मानव मछली भी कहा जाता है। ओल्म्स केवल दक्षिणी यूरोपीय कास्ट क्षेत्र में अंधेरी गुफाओं के जल में पाए जाते हैं। ये 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं। इस कारण ये गुफा में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े जानवर कहलाते हैं। भारत मेडागास्कर और अबू धाबी में नौसेना संपर्क अधिकारियों को तैनात करना चाहता है। दरअसल भारत अभी मार्च में ही IOC यानी इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। भारत मेडागास्कर में क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र पर नौसेना संपर्क अधिकारी की तैनाती करेगा। IOC दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें 5 देश कोमोरोस, फ्रांस का रियूनियन, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशल्स शामिल हैं। चीन और यूरोपीय संघ क्रमशः 2016 और 2017 के बाद से IOC में ऑब्जर्वर हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।